हम 2 दिनों के लिए लंदन जा रहे हैं। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। लंदन। रूबी चौंक जाती है। उसके भाई का डिस्चार्ज का समय है। वैसे मैं कैसे कहीं जा सकती है। अब आगे। रूबी कुछ बोलने को मुंह खोलने वाली होती है कि तभी दरवाज़ा खुलता है और रोहन अंदर आ जाता है। हे ब्रो, कैन आई कम इन। रोहन अंदर आने की परमिशन मांगता है। तभी रूबी और अदर दरवाजे की तरफ देखते हैं। भला तुझे अंदर आने के लिए परमिशन की ज़रूरत कब से पड़ गई। अदर ये बोलकर वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। मैंने सोचा पूछ लूँ, क्या पता तुम बिजी हो। रोहन रूबी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। रूबी भी उसकी स्माइल हल्के से रिटर्न कर देती है। रोहन सामने वाली चेयर पर फैलकर बैठ जाता है। रूबी को वहीं खड़ा देखकर अधर पे से बोलता है, 2 कॉफ़ी लेकर आओ। रूबी ऑफिस से बाहर चली जाती है। रोहन रूबी को जाते हुए देखता है, फिर अधर की तरफ पलटकर कुछ बोलने को मुंह खोलने ही वाला होता है। तभी अधर उसे टोक कर ही बोलता है, अगर तुझे इसके बारे में बोलना है तो इससे अच्छा है कि कुछ बोल ही मत, क्योंकि खामखा लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। अधर लैपटॉप पर देखते हुए रोहन को बोलता है। रोहन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो मुंह बंद करके गहरी सांस लेता है। सचमुच कैसे पढ़ लेता है तू मेरे दिमाग की बातें। खैर ये बताओ, तुम लंदन जा रहे हो ना। हाँ, आज शाम को ही निकलने वाला हूँ। अधर बोलता है। उसका ध्यान अभी भी लैपटॉप पर ही है। अकेले। रोहन अपनी बाहें उठाकर बोलता है। अधर उसकी तरफ घूर के देखता है, जिस पर रोहन को हंसी आ जाती है। रिलैक्स, बस कंफर्म कर रहा था। माँ मिस कर रही है तुझे, कभी घर भी आ जाया कर। रोहन की बात सुनकर अधर के एक्सप्रेशन कोड से सॉफ्ट हो जाते हैं। आखिर रोहन की मॉम डैड का अधर पर बहुत बड़ा एहसान है। सालों पहले अगर उन्होंने अधर को सहारा ना दिया होता तो पता नहीं आज उसके क्या हालत होती। उसने बोलने में, मैं भी उन्हें मिस करता हूँ, जल्दी ही आऊँगा उनसे मिलने। तभी रूबी अंदर कॉफ़ी लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं और रोहन रूबी की तरफ देखकर बोलता है, हेलो रूबी, कैसी हो। रोहन को एक्चुअली रूबी पर बहुत सिंपैथी होती है। आखिर जो उसके साथ हो रहा है वो गलत है, लेकिन अधर को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो जो ठान लेता है उसे वो करके ही रहता है। मैं ठीक हूँ। रूबी एक हल्की सी उदासी भरी स्माइल करती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है। तू नहीं चल रहा है लंदन। अधर रोहन से पूछता है। नहीं, एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए गोवा जाना है। मीटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डैन ने खास बोला है। रोहन कॉफ़ी पीते पीते बोलता है। थोड़ी देर बात करने के बाद रोहन निकल जाता है और साथ ही अधर और रूबी भी घर के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में भी रूबी बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अधर पूरे रास्ते पर कॉल पर ही बात करता हुआ जाता है, तो वो भी वहाँ भी बात नहीं कर पाती। मुझे आज अधर से बात करनी ही होगी विनय के लिए। रूबी पूरे रास्ते सोचते हुए जाती है। दोनों घर पहुंच जाते हैं और कार से निकलकर बंगले के अंदर जाते हैं। रूबी और अधर बंगले के अंदर पहुंचते हैं। वो अब तक अधर को बोल नहीं पाई थी। उसे बहुत दुख हो रहा था और विनय की तो बहुत चिंता भी थी। बंगले के अंदर आते ही रूबी की आंखें अचानक से हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दीदी। अपनी रूबी दीदी को सामने देखते ही विनय का चेहरा खुशी से खिल उठता है। वहीं अपने भाई को देख, अधर्व के घर में देख रूबी हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उसका भाई सोफे पर बैठा हुआ था, थोड़ा कमज़ोर लग रहा था। सरोजा आंटी भी
उसके पास बैठी हुई थी। रूबी को देखते ही दोनों खड़े हो जाते हैं। विनय भागकर अपनी दीदी के गले मिलना चाहता था, लेकिन वो इस वक्त सेंसिटिवली हुई सर्जरी से बहुत कमज़ोर था, इसलिए वो भाग नहीं सका। रूबी दौड़कर अपने भाई के पास जाती है, उसे कई बार टच करके देखती है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही। जब उसे यकीन हो जाता है कि ये उसका सपना नहीं सच है, उसका भाई उसके सामने खड़ा हुआ है। रूबी की आंखों में तभी अचानक आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। वो अपने भाई को गले से लगाती है और उसके गालों पर 4 से 5 किस कर देती है। कैसे हो तुम? अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? दर्द तो नहीं हो रहा है कहीं? रूबी आंखों में आंसू लिए हुए उसके शरीर को छू छू कर देखती है। विनय एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, नहीं दीदी, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। आप ही बोलते हो ना कि स्ट्रांग लोगों को दर्द नहीं होता। मैं स्ट्रांग बॉय हूँ ना। विनय अपने बाइसेप्स दिखाते हुए बोलता है, जिस पर रूबी और सरोजा आंटी हंस देती हैं। अधर उसके पास आता है और विनय के सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, नहीं बेटा, तुम्हारी दीदी ने तुम्हें गलत सिखाया है। स्ट्रांग लोगों को नॉर्मल लोग जितना ही दर्द होता है, पर वो दिखाते नहीं हैं, इसीलिए उन्हें स्ट्रांग बोलते हैं। अधर्व की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। विनय के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, फिर तो मेरी दीदी भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो भी किसी को नहीं दिखाती कि वो परेशान है ना जीजू? विनय की बात सुन रूबी अधर्व की तरफ नर्वसली देखती है। विनय ने अधर्व को जीजू बोल दिया था, क्योंकि उसे अभी भी ये लगता है कि अधर्व की और रूबी की शादी होने वाली है। उसे हकीकत का कोई आइडिया ही नहीं था। रूबी को डर था कि कहीं अधर्व गुस्सा ना हो जाए और विनय को हर्ट ना कर दे। अतीत में विनय और अधर्व के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। विनय को अधर्व बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब जब रूबी जानती है कि वो सब झूठ था, अधर्व की असली हैवानियत से वो रूबरू हो चुकी थी, तो उसे इस बात का डर था कि विनय को न उस हैवानियत का शिकार होना पड़े। वो अधर्व की तरफ थोड़ा डरते हुए देखती है, लेकिन वो देखकर हैरान रह जाती है कि अधर्व के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक हल्की सी स्माइल थी। बिल्कुल तुम्हारी दीदी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आखिर आज उसी की वजह से तो तुम्हारी जान बची है। अधर्व रूबी पर नजरें गड़ा कर कहता है। उसके चेहरे की क्यूट सी वार्म सी स्माइल अब डेविल स्माइल में बदल गई थी। रूबी चुपचाप अपने भाई को अपनी बाहों में पकड़कर रखी रहती है। अधर्व रूबी की तरफ पलटता है, अपना और मेरा सामान पैक करो, हमें शाम को निकलना है, हमारी फ्लाइट है। रूबी को ये बोलकर अधर्व अपने रूम में चला जाता है। उसके जाती ही रूबी सरोजा आंटी से पूछती है, आंटी आप दोनों यहाँ कैसे? सरोजा आंटी एक मुस्कुराहट के साथ बोलती हैं, अधर बाबा ने हमें यहाँ बुलाया है। सरोजा आंटी की बात सुनकर रूबी एकदम से हैरान हो जाती है। क्या? अधर्व ने? लेकिन कैसे? रूबी खुद भी हैरान थी कि अधर्व विनय को घर क्यों लेकर आया है। अधर्व ने ये बात रूबी को बताई भी नहीं थी कि वो विनय को घर लाने वाला है। क्या वो उसके भाई को भी टॉर्चर करने वाला है? सरोजा आंटी मुस्कुरा कर कहती हैं, आज सुबह ही विनय बाबा की डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरी करके अधर बाबा के लोग हमें गाड़ी में बैठा के यहाँ ले आए। रूबी को ये बातें कुछ हजम नहीं हो रही थी। वो सोच रही थी कि वो विनय को कहाँ रखेगी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि अधर विनय को यहाँ लाएगा। तभी विनय मुस्कुराकर कहता है, पता है दीदी, अब से मैं यहीं रहूँगा आपके पास। अधर्व जीजू ने बोला है मुझे। अधर्व ने बोला है, लेकिन कब?
रूबी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी क्योंकि अधर तो कभी हॉस्पिटल नहीं गया उनसे मिलने। कल ही वो मुझसे रोज़ वीडियो कॉल पे बात करते थे और उन्होंने बोला है कि आप बहुत बिजी हो इसलिए अभी मुझसे मिलने नहीं आ सकते हो। तो उन्होंने मेरे लिए सरोजा आंटी को बुलवा लिया ताकि वो मेरा ख्याल रख सकें। विनय की बातें सुनकर रूबी हैरानी से सरोजा आंटी की तरफ देखकर पूछती है, आंटी क्या ये सच बोल रहा है? क्या आपको अधर्म ने बुलाया था हॉस्पिटल में और क्या वो आप दोनों से रोज बात करता था? सरोजा आंटी एक स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाती हैं। हाँ बेटा, ये सच बोल रहा है। अधर ने ही मुझे विनय की हालत के बारे में बताया और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं हॉस्पिटल में उसकी देखभाल करूं। इसके लिए उसने मेरे मना करने के बावजूद भी ज़बरदस्ती मुझे बहुत सारे पैसे दिए। भला माँ अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए पैसे थोड़ी लेती है, पर अधर्म ने ज़बरदस्ती दे दिए। रूबी सरोजा आंटी की बातों से पूरी तरह हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या सपना। आखिर अधर्म ने क्यों किया होगा? तभी वो सरोजा और विनय को बोलती है, आप लोग थक गए होंगे, आराम कर लीजिए, हम बाद में बात करेंगे। रूबी विनय के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर स्माइल के साथ बोलती है, जब से तुम मेरे साथ रहोगे अब अच्छे से आराम करो ताकि जल्द से ठीक हो जाओ। विनय स्माइल के साथ जवाब देता है, ओके दीदी। आंटी सरोजा विनय को धीरे धीरे से चलाकर रूम में ले जाती हैं और वहीं रूबी भी अपने यानी कि अधर के रूम में चली जाती है। रूबी इस उलझन में थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। अधर विनय को घर क्यों लेकर आया है, यहाँ तक कि आंटी सरोजा को भी उसकी केयर करने के बुलाया है और तो और उन्हें बहुत सारे पैसे भी दिए और हर रोज़ वीडियो कॉल भी। क्या ये उसकी कोई नई चाल है या कोई नया तरीका उसे टॉर्चर करने का? क्योंकि जिस तरह से अधर उसके साथ बिहेव करता था उसे देखकर लगता नहीं है कि वो उसके भाई पर कोई दया दिखाने वाला है। क्या वो विनय को भी टॉर्चर करने वाला है? क्या ये उसकी कोई साजिश है? इसी उधेड़-बुन में रूबी को एहसास ही नहीं होता कि वो कब रूम के दरवाजे तक पहुंच गई। वो अंदर जाती है और देखती है कि अधर लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। हमेशा की तरह अधर्म ने अपने हैंडसम चेहरे पर बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन पहन रखे थे। रूबी धीरे से अंदर आती है। अधर्म ने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। वो बेड पर बैठा हुआ अपने पैरों पर लैपटॉप रखे हुए कुछ काम कर रहा था। रूबी धीरे से अधर के पास आती है और साइड में खड़ी हो जाती है। एक गहरी सांस लेकर फाइनली पूछ लेती है, अधर आई मीन बॉस। अधर लैपटॉप में टाइमिंग करते करते हुए बिना रूबी की तरफ देखे कोल्ड वॉइस में बोलता है, रूबी थोड़ा हिचकिचाकर बोलती है, तो थैंक यू आपने जो मेरे भाई को यहाँ। रूबी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अधर बोल पड़ता है, हमारे भी डील हुई थी, तुम्हारे बदले तुम्हारे भाई की ज़िंदगी। मैंने वादा किया था तुमसे, जब तक तुम मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखोगी मैं तुम्हारे भाई का रखूँगा। दुनिया जानती है अधर्म जुबान का पक्का है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अधर अपना लैपटॉप बंद करके खड़ा हो जाता है। रूबी चुपचाप वहाँ खड़ी होती है। वो रूबी के करीब आता है और उसके कान में हल्के से बोलता है, अब तुम वो करो जो तुम्हें करना चाहिए स्वीट हार्ट। रूबी समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता है। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। लेट्स टेक ए शावर टुगेदर। रूबी की अपनी बाहों में उठाकर अधर वॉशरूम में ले जाता है। जल्दी रूबी की दर्द भी भरी कराहटों से पूरा वॉशरूम गूंज उठता है।
बेचारी रूबी की हालत खराब करके फाइनली कुछ घंटों बाद अधर्व डिनर के लिए नीचे आता है। रूबी भी उसके पीछे पीछे चुपचाप चली जाती है। अधर्व ने बहुत एक्सपेंसिव सूट पहन रखा था और रूबी भी फॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे। दोनों हॉल में आते हैं खाना खाने के लिए। सरोज और विनय पहले ही वहाँ बैठे हुए थे। अधर्व आकर विनय के बालों में हाथ फेरता है। कैसे हो चैम? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? विनय एक बड़ी सी स्माइल के साथ जवाब देता है, मैं बहुत अच्छा हूँ जीजू। अधर्व मुस्कुराकर साइड वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। रूबी विनय के पास बैठ जाती है। नौकर खाना लाते हैं और सर्व करते हैं। विनय के लिए स्पेशल खाना आता है जो डॉक्टर ने बोला था, हल्का और हेल्दी। रूबी विनय को अपने हाथों से खाना खिलाती है। धर्म सरोजा आंटी की तरफ देखकर बोलता है, आप यहाँ कंफर्टेबल तो है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। जरूर, सरोजा मुस्कुराकर बोलती हैं, नहीं बाबा, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रहना तो बिल्कुल किसी राजमहल में रहने जैसा है। बहुत बड़ा और शानदार बंगला है आपका। तभी विनय भी एकदम बोल पड़ता है, हाँ जीजू, मुझे भी बहुत पसंद आया आपका बंगला। मेरे रूम में बहुत अच्छे कार्टून हैं, बहुत सारे वीडियो गेम्स और खिड़की से बाहर स्विमिंग पूल भी है। बहुत बहुत अच्छा लगा। रूबी विनय को डांटते हुए बोलती है, विनय, कितनी बार बोला है खाना खाते वक्त बात मत किया करो। खाना गले में अटक जाएगा। चुपचाप खाओ। विनय मुंह लटकाकर चुपचाप खाना खाता है। सब खाना खाने लगते हैं। तभी कुछ नौकर अधर्व के रूम से बैग्स लेकर गाड़ी में रखने जाते हैं और एक नौकर अधर्व के पास आकर बोलता है, सर, आपका और मैडम का सारा सामान कार में रखवा दिया है। ये बोलकर अधर्व के इशारे पर वो वहाँ से चला जाता है। बाबा, आप लोग कहीं जा रहे हो? सरोजा आंटी अधर्व से पूछती है। जी, एक्चुअली एक ज़रूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है तो 2 दिन के लिए लंदन जा रहे हैं। अधर्व स्ट्रेट फेस के साथ जवाब देता है, जीजू, दीदी भी आपके साथ जा रही है। विनय रुआसा सा मुंह बनाकर बोलता है। अधर्व उसकी नाक हल्के से खींचता हुआ बोलता है, हाँ, क्योंकि आपकी दीदी अब मेरी सिक्योरिटी है, उसे तो साथ जाना पड़ेगा। आपको कुछ मंगवाना है वहाँ से? कुछ मंगवाने की बात सुनते ही विनय की आंखों में जैसे लट्टू चलने लगते हैं और वो उछल कर बोलता है, यस, बिग बैन और बहुत सारे लेटेस्ट वीडियो गेम्स। उसे यूं उछलता हुआ देख रूबी फिर से उसे डांट देती है, मैंने कहा है आराम से बैठ। विनय, अभी तेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि तू उछल सके। बेचारा अपनी दीदी की डांट खा के मुंह बना के बैठ जाता है वापस। विनय की एक्साइटमेंट देख अधर्व हंस देता है और उसके बालों में हाथ मारकर बोलता है, पक्का प्रॉमिस। अधर्व का प्रॉमिस सुन के वो खुश हो जाता है। खाना खाने के बाद रूबी और अधर्व आंटी और विनय को बाय बोलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ एयरपोर्ट पर चेकिंग वगैरह के बाद दोनों बिजनेस क्लास में जाते हैं। अधर्व विंडो सीट पर और रूबी उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। वहाँ काफ़ी कम लोग थे और जो भी थे वो भी सोए हुए थे। रूबी को घबराहट हो रही थी क्योंकि आज वो पहली बार प्लेन में बैठी थी। जैसे ही प्लेन उड़ने को होता है, रूबी अधर्व का हाथ जोर से पकड़ लेती है और आंखें कसकर बंद कर लेती है। हालांकि वो बड़े बाप की बेटी थी, लेकिन आज तक प्लेन में कभी सफ़र नहीं किया था। रूबी को इस तरह घबराया हुआ देख अधर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। धीरे धीरे वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, सिवाय कुछ के छोड़कर। प्लेन बादलों को पार पहुँच जाता है। आसमान की ऊंचाइयों से नीचे का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिख रहा था। पूरा शहर लाइटों से जगमगाया हुआ। रूबी धीरे से अपनी आंखें खोलती है और देखती है
कि अधर्व की आंखें बंद हैं। वो आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। रूबी बाहर का नज़ारा देखने के लिए थोड़ा आगे झुकती है। अधर्व की विंडो सीट थी तो उसे देखने के लिए अधर्व के ऊपर से जाना पड़ेगा। वो अधर्व को सोया हुआ जानकर धीरे से आगे बढ़ती है और बाहर देखने लगती है। बाहर का सुंदर नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, रूबी मन में बड़बड़ाती है। वो नज़ारा देखने में इतनी खोई थी कि उसे फील ही नहीं हुआ कब वो सरकते सरकते अधर्व की गोद में आकर बैठ गई। उसे इस बात का एहसास तब होता है जब अधर्व के दो मजबूत हाथ उसकी पतली सी नाजुक कमर पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। अधर्व की आंखें अब खुली हुई थी और वो उसकी तरफ ही देख रहा था। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही चस्का लग गया है मेरी गोद में आकर बैठने का। अधर्व की बात सुनकर रूबी को रियलाइज होता है कि वो कहाँ बैठी हुई है। वो वापस अपनी सीट पर जाने को पलटती है। अधर्व हाथों को और भी ज़्यादा कस लेता है, उसे जाने नहीं देता। रूबी धीमे आवाज़ में बोलती है, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जाने दो ना प्लीज़। रूबी की एक कांपती हुई आवाज़ जैसे उसके अंदर के उस सामान को नींद से जगाने का काम कर रही थी। अधर्व उसे अपने करीब खींचता है और फुसफुसाता है, तो अच्छा यही होगा कि तुम आवाज़ मत करो वरना सब सुन लेंगे। रूबी की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हे भगवान, इसे तो प्लेन में भी चैन नहीं है। रूबी अपने मन में बड़बड़ाती है, बहुत जाने दो, सब देख। रूबी अपनी बात कंप्लीट ही नहीं कर पाती कि अधर्व अपने होठों से उसके होठों को सुईल कर देता है। बचने की एक और बेकार और फालतू कोशिश। रूबी फाइनली हार मानकर अधर्व को करने देती है जो वो करना चाहता है। थोड़ी देर बाद अधर्व उसके होठों को अपने होठों से आज़ाद कर देता है। वो मौके का फायदा उठाकर फटाक से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। अधर्व बिना कुछ बोले सीट पर आंखें बंद करके लेट जाता है और रूबी अपनी धड़कनों को शांत करने में लगी होती है। ऐसे ही सफ़र कट जाता है और प्लेन लैंड करता है। दोनों होटल पहुंचते हैं और अधर्व एक ही रूम बुक करा लेता है। होटल बहुत ही सुंदर था। दोनों रूम में आकर रेस्ट करते हैं क्योंकि इवनिंग को कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी थी। शाम को अधर्व और रूबी तैयार होकर कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं। इस दौरान रूबी पूरे टाइम अधर्व के पास उसके साथ रहती है। कुछ घंटों में कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों विनय के लिए और अपने लिए शॉपिंग पर जाते हैं। अधर्व विनय के लिए वीडियो कॉल पे पूछता है कि उसे क्या क्या चाहिए और सब पैक करवा लेता है। फाइनली अब सारा काम हो जाने के बाद अधर्व बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप खोलकर अपना कुछ काम करने लगता है और रूबी वहीं अपना सारा सामान अरेंज करने में लगी होती है। तभी अधर्व का फोन आता है और वो बाहर चला जाता है। रूबी को काफ़ी भूख लगी हुई होती है तो वहाँ बैठ अधर्व के आने का वेट करने लगती है। किसी वजह से रूम का फ़ोन काम नहीं कर रहा था। जब घंटे भर हो जाने के बाद अधर्व नहीं आता तो उसे देखने बाहर जाती है। वो होटल को बड़े गौर से देखती है। बहुत ही लाजवाब और शानदार होटल था। वो सब देखते देखते आगे बढ़ती है कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है और रूबी घबराकर हड़बड़ाकर पलटती है। सामने वाले इंसान को देखकर रूबी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। समीर तुम? समीर हैरान भरी एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, रूबी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ माय गॉड, व्हाट ए सरप्राइज। समीर रूबी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन वही रूबी बिल्कुल भी नहीं। अधर्व कहीं आसपास तो नहीं, ये देखने के लिए रूबी डर के मारे हर तरफ नज़र घुमाती है। रूबी को इतना हैरान परेशान देख समीर पूछता है, क्या हुआ रूबी,
इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे देखकर खुश नहीं हुई? रूबी का ध्यान अब भी आसपास को देखने में था कि उसके मुंह से निकल जाता है नहीं, जिसे सुन समीर अपनी भौहें चढ़ा लेता है। रूबी को तुरंत अपनी गलती रियलाइज होती है और वो करेक्ट करके बोलती है, मेरा मतलब नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। हर तरफ देखकर भी जब उसे अधर कहीं नजर नहीं आता तो उसे राहत की सांस आती है। उसे अच्छे से याद है कि पिछली बार अधर ने उसका क्या हाल किया था जब उसने समीर को उसे हक करते हुए देखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूबी समीर को देखकर पूछती है। वो मन ही मन प्रेयर करती है कि समीर बिना अधर की नज़रों में आए यहाँ से चला जाए बस। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैंने अपने डैड की कंपनी ज्वाइन कर ली है। अब मैं उनका फाइनेंस डायरेक्टर हूँ। समीर बहुत गर्व से बताता है। अरे वाह, वेरी गुड। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूबी उससे पूछती है। मैं यहाँ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ। डैड बिजी थे तो उनके बेहेल्प पर मैं यहाँ आया हूँ। ओह अच्छा। रूबी इतना ही बोल पाती है। उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। समीर के यहाँ होने पर उसे बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई अनहोनी के होने की। और तुम यहाँ कैसे? समीर रूबी से पूछता है। रूबी को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। ओ मैं यहाँ, रूबी बताने वाली होती है। रूबी बोलते बोलते तभी अचानक से रुक जाती है जब उसकी नज़र सामने लॉबी पर खड़े हुए अधर पर पड़ती है। अधर को देखते ही रूबी घबरा जाती है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अधर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा अभी भी किसी से फोन पर बात कर रहा था। ओ नो, अगर अधर ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो वो तो मुझे जान से मार डालेगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। रूबी क्या हुआ? क्या सोच रही हो? इसे इतना परेशान क्यों दिख रही हो? तुम ठीक तो हो ना? समीर अचानक उसके चेहरे पर आए चिंता और परेशानी के भाव नोट कर लेता है। रूबी तुम ठीक तो हो ना? समीर की बात सुन रूबी तुरंत उसे जवाब देती है। हाँ मैं ठीक हूँ, बस तबीयत खराब है। मैं एक्चुअली यहाँ अपने बॉस के साथ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई हूँ। बॉस? तुम्हारा कौन सा बॉस है? और तुम जॉब कर रही हो कहाँ? समीर हैरानी से पूछता है। वो मेरा बॉस। एक्चुअली रूबी अपनी बात पूरी करने ही वाली होती है कि उसकी नज़र अधर पर पड़ती है। उसका कॉल कट चुका था और वो आने के लिए पलटने ही वाला था। ये देखते ही रूबी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और समीर को बोलती है, मैं अभी बिजी हूँ, फिर कभी बताऊंगी, बाय। इतना बोलकर रूबी बिना पीछे पलटकर देखे अपने रूम की तरफ भाग जाती है। अरे रूबी सुने तो, मुझे कुछ ज़रूरी बात। समीर इससे पहले कुछ बोल पाता रूबी जा चुकी थी और वो हैरानी से वहाँ खड़ा रहता है। इसे क्या हो गया? भाग क्यों गई? समीर थोड़ा हैरान था लेकिन खुश भी कि उसे रूबी को अपने दिल की बात बताने का मौका मिल गया। तकदीर ने मुझे एक और बार मौका दिया है। कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही मैं रूबी से अपने दिल की बात बोल दूंगा। अब बस बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है, अब और देर नहीं। लंदन जाने से पहले मैं उसे बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ये बोलकर समीर हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता है। रूबी भागती हुई रूम में अंदर आती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसका दिल जैसे बुलेट ट्रेन की से भी ज़्यादा तेज दौड़ रहा था। वह अपने माथे पर पसीना पोंछती है और एक गिलास पानी पीती है, अपनी भागती हुई धड़कनों को किसी तरह से शांत कर लेती है। दोस्तों अब आगे यह देखना है कि क्या रूबी को अधर
समीर के साथ देख लेता है। अगर वह देखता है तो वह रूबी के साथ कैसा व्यवहार करेगा, यह देखने के लिए मेरी आगे की कहानी के लिए मेरे साथ यूं ही बने रहें। धन्यवाद।